नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे एक संविधान के विषय पर। संविधान का विषय मतलब कि राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा विषय है, मतलब कि हमारा जो टॉपिक है ना आज का, राज्य, काफ़ी अच्छा है। क्यों है अच्छा? इसलिए है कि संविधान को काफ़ी आसान कर देता है ये। हम डायरेक्ट संवैधानिक विकास नहीं पढ़ सकते, हम डायरेक्ट मूल अधिकार नहीं पढ़ सकते, हम डायरेक्ट संशोधन नहीं पढ़ सकते। हमें पहले राज्य पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? राज्य की उत्पत्ति किस तरह आई वो पढ़नी पड़ेगी, राज्य की अवधारणाएं किस प्रकार आई, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। हमें चीज़ों को सरल करना पड़ेगा एक प्रकार से, ठीक है? तो उसी को लेकर आज की क्लास है। उसके बाद जब भी हम संविधान पढ़ेंगे ना, तो हमें बच्चों का खेल लगेगा वो, तो उसको सरल करने के लिए हमें पहले ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर उसमें पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है ना, तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन सिद्धांतों से आते हैं, और सिद्धांतों से जब क्वेश्चन उठते हैं ना, तो इसी तरह से पूछे जाते हैं। राज्य से पूछेंगे, अधिकारों से पूछेंगे, तो वो संविधान के रूप में नहीं पूछेंगे, वो उनके इतिहास के रूप को लेकर पूछ लेंगे, ठीक है? कभी नाम पूछ लेंगे, कभी किसी का कथन पूछ लेंगे, किसी की अवधारणा पूछ लेंगे कि उसने क्या कहा है, किसी का सिद्धांत पूछ लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी पड़ती है चीज़ों को लेकर। अब संविधान हम पढ़ेंगे तो उसमें वो आर्टिकल पढ़ेंगे, हम आर्टिकल की ही चर्चा कर पाएँगे, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हमें साथ में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से राज्य पढ़ेंगे, अलग से अधिकार हमें किस प्रकार मिले वो पढ़ना पड़ेगा। अधिकार हमें मिले हुए हैं ये तो हम जानते हैं, और संविधान में सारे लिखे हुए हैं, लेकिन किस प्रकार मिले, किन संघर्षों के द्वारा हमें मिले, और किस देश में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ थी अधिकारों को लेकर, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अब हम शुरू करते हैं राज्य को लेकर। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अ, मस्त टॉपिक है, बोलो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पढ़ने में भी अच्छा मज़ा ही आएगा कुल मिला के, ठीक है? शुरुआत के 5 मिनट 10 मिनट आप बोर हो सकते हो, क्योंकि हमें राज्य की अवधारणा को लेकर कुछ कथन लिखने पड़ेंगे, जैसे कि ये स्टेटस जो शब्द होता है ना, स्टेटस से राज्य निकला है, स्टेट निकला है, स्टेट से राज्य निकला है। तो 2-4 मतलब कि फैक्ट के रूप में हमें लिखने पड़ेंगे, तो थोड़े बोर हो सकते हो, लेकिन थोड़ा इस शुरुआत में तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको समझने के लिए। अब शुरू करते हैं हम। चर्चा करनी है हमें, सब्जेक्ट है ना हमारा, वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस का ही एक विषय है ये भी, राजनीतिक सिद्धांत। और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे राज्य को, कैसे आया, किस देश में कहा, क्या कहा जाता है, ठीक है? इसका मतलब कि वास्तव में अर्थ क्या होता है। एक वक्त वो था जब राजा ही अपने नाम में राज्य था, एक वक्त ये है जब राज्य और है, सरकार अलग है। अब आप कहोगे सरकार और भारत सरकार तो दोनों तो एक ही है। नहीं है, दोनों एक ही, अलग है, हम करेंगे अलग। इनको कैसे करेंगे देखना आगे। राज्य, सबसे पहले राज्य शब्द है ना, अंग्रेजी के, लैटिन भाषा के स्टेटस से स्टेट बना, ठीक है? और इसका ही अर्थ निकला राज्य। समझ में आ गया ना, चीज को लिख लेना ये। राज्य अंग्रेजी भाषा के लैटिन स्टेटस शब्द बना है स्टेट, उसका अर्थ निकला है राज्य। और इस स्टेटस का मतलब अर्थ निकाले ना, तो स्टेटस का अर्थ निकलता है, एक तो होता है अवधि और होता है स्थिति। अब आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते होंगे, फेसबुक पे लगाते होंगे, इंस्टा पे लगाते होंगे ना, स्टोरिया लगाते होंगे, तो क्या चीज़ है, ज़्यादातर आप वही चीज़ें लगाते हैं ना जो आपका मतलब कि अंदर का दर्द बयां करे, अंदर की खुशी बयां करे। या ठीक है, अगर आप किसी भगवान के लगाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भगवान को याद कर रहे हो, ठीक है? कोई गाने वाने लगाते हो तो आपका मूड बताते हो, तो वो आपको मतलब कि स्थिति होगी ना, आपकी स्थिति क्या है। तो इसी तरह स्टेटस शब्द अगर रियल लाइफ में देखें ना, अगर भूभाग को लेकर देखें, रियल लाइफ में लोगों के अगर समूह को लेकर देखें, तो हमारे सामने चीज़ निकल के आती है कि उनकी अवधि और स्थिति क्या है। मतलब कि कितना समय हुआ, कितना समय से रह रहे हैं लोग, किस प्रकार उन्होंने खुद को मतलब मजबूत किया, बनाया है, और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। स्थिति कैसे कि वास्तव में लोग खुश हैं, वहाँ पे लोकतंत्र है या राजतंत्र है, लोग कैसे जी रहे हैं, क्या लोग के ऊपर अराजकता फैली हुई है, अत्याचार हो रहा है, या वो खुश है लोग। तो उन सब की स्थिति बताने के लिए, उन सबको मतलब कि उन उनकी अवधि, स्थिति, वो सारी चीज़ें बताने के लिए इसका स्टेटस शब्द यूज़ किया गया। और स्टेटस शब्द का फिर निकला है स्टेट से। स्टेट मतलब कि राज्य होता है, ठीक है? अवधि ये हो गया।
अब दूसरी चीज है इसमें, यूनान की बात करें ना, यूनानी विचारकों, इसी चीज को देख रहे हैं हम, ठीक है, यूनानी विचारकों द्वारा, समझते हुए चलना है इनको चीजों को। ये शुरुआत में समझ आ गई ना तो फिर बहुत मतलब कि आगे चीजें याद समझ में आने लग जाएगी। यूनानी विचारकों ने, इन्होंने पोलिस कहा है। यूनानी लोगों की बात करें ना, जैसे कि एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, मतलब कि प्लेटो, अरस्तु, इनका गांव, इनका शहर, इनकी बात करते हैं। शुरुआत में कम जनसंख्या थी, कम लोग थे, फिर धीरे धीरे उनका वहाँ पे नगर नगर का विकास हुआ। कहाँ पे? यूनान में। यूनान में क्या है, छोटे छोटे नगर राज्य फैले हुए थे, काफी सारे नगर राज्य फैले हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लोगों ने शानदार व्यवस्था खड़ी कर दी। उन्होंने कैसी व्यवस्था खड़ी कर दी, मान लो कि एक बड़ा शहर है यूनान, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले तो जनसंख्या कम थी तो ज्यादा फैलाव नहीं था, लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी ना, इन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र बांटने लग गए इस तरह, ठीक है, दूर दूर, थोड़े तो दूर दूर। और किस कोई बड़ा शहर था तो ज्यादा जनसंख्या, जैसे कि लाख में भी थी, लाखों में भी थी, जहाँ पे कम था वहां पे हजारों में थी, ऐसी जनसंख्या बढ़ गई। इंपोर्टेंट यहाँ पे यूनान विचारकों में, मतलब इंपोर्टेंट जो चीज हमारे लिए काम किया ना, वो ये है कि यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, अपनी बाउंड्री बनाई। ऐसे नहीं कि दीवार बनाई चारों तरफ, मतलब कि खुद की सेना तैयार की, खुद की सेना तैयार कर ली इन लोगों ने। कैसे सेना तैयार कर ली? अब हमारे भारत देश को देख लो। अभी हमारे देश में तो एक ही प्रकार की सेना होती है ना, मतलब कि तीन प्रकार की सेनाएं होती है, आसमान वाली, जल वाली और जमीन वाली, तीन प्रकार की सेना होती है ना। तो सेना तो इंडियन ही है ना, उनको बोलेंगे तो इंडियन आर्मी ना, सबको मिला के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्थिति अलग थी। यहाँ पे हर स्टेट की, मतलब कि हर राज्य की क्या किया इन्होंने, अलग सेना बनाई। सेना तो बना दी, चलो बना देते हैं। दूसरी चीज, सेना बनाई कैसे? सेना बनाई इन्होंने, जो भी व्यक्ति, ठीक है, पैदा होने के बाद कुछ सालों हो जाता है ना बच्चा, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। और अनिवार्य थी हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, कि वो ट्रेनिंग ले। क्यों? कभी भी इनसे लड़ना पड़े ना तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तो सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। यही इनकी आर्मी थी। कुछ पेशेवर सैनिक भी थे जो ठीक है, पेशा था उनका, वो सारी चीजें। दूसरी चीज, इन लोगों ने अपने लिए, ठीक है, ये सारी सबने बनाई आर्मी है ना, एक दो ने नहीं, सब ने अपनी आर्मी खड़ी कर रखी थी, मतलब कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहो। दूसरी चीज, अपने ही क्षेत्र के लिए इन्होंने राजा रानी चुने थे, ठीक है, अपने ही क्षेत्र के लिए, मतलब कि यही लोग चुनाव करते थे, यही लोग हटा देते थे। तो कहीं ना कहीं एक आदर्शवादी व्यवस्था थी कि राजा चुन भी रहे थे और फिर उनको हटा भी सकते थे, मतलब कि पावर इनके हाथ में ही थी यहाँ पे, मतलब कि कहीं ना कहीं सेना इनके हाथ में ही थी, ठीक है। तो ये उदाहरण मिलता है किसका? राज्य का। और इनके राज्य में जो कहा जाता था ना, वो क्या कहा जाता था? पुलिस, ठीक है, पुलिस। इन सभी को, एक को नहीं, सभी को। जैसे हमारे भारत में राज्य कहा जाता है ना, हर एक राज्य को राज्य 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 का दर्जा दिया गया है। राजस्थान राज्य हो गया, हरियाणा राज्य हो गया, महाराष्ट्र राज्य हो गया। तो इसी प्रकार इनके क्या कहा जाता था? पुलिस। तो मैं कह सकता हूँ ना, पोलिसिया, पोलिसिया, ठीक है। तो लिख लेना इसको, यूनान में विचार, यूनानी विचारकों ने, मैं लाइन बोल देता हूँ क्या लिखना है। जो यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए पोलिस शब्द का, जबकि रोमन विचारकों ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अब सेम यही चीज है किसमें? रोमन विचारकों में सेम यही चीज है, कुछ अलग नहीं है। रोमन विचारकों में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? रिपब्लिक, रिपब्लिक का शब्द का यूज किया, मतलब कि समझौता मामला, ठीक है, यही है ना समझौता मामला। समझौता मामला क्या होता है? समझौता मामला मैं बता देता हूँ, देखो यही चीज है, कुछ नहीं है। इस तरह का लोकतंत्र बनाया इन्होंने। अब इन्होंने भी एक चीज की थी यहाँ पे, यूनान वालों ने क्या की थी? अपनी मुद्राएं भी चला दी, मतलब कि यहाँ पे मुद्राएं चल रही थी, यहाँ पे नहीं चलती थी, ठीक समझ रहे होना चाहिए को। यहाँ पे जो इनकी मुद्राएं थी ना, दूसरे में उनकी अलग ही थी। इससे क्या हुआ कि समझना कितनी खतरनाक व्यवस्था बनाई, कितनी शानदार व्यवस्था बनाई। और शुरुआती दौर थे, ठीक है। मान लो राजस्थान है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है, तीनों स्टेट मान लो। पता है राजस्थान में मरुस्थलीय इलाका है, महाराष्ट्र में ठीक ठाक है, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन सा देश है? महाराष्ट्र है ना।
और हरियाणा में रेत वगैरह है, ठीक है। अब बताओ सक्षम कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र होगा ना। तो मुझे बताओ कि ये तीनों उसी को मान लो, तीनों स्टेट उन्हीं को मान लो, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान पिछड़ा रहेगा नहीं रहेगा हमेशा, ठीक है। हरियाणा भी पिछड़ा रहेगा नहीं रहेगा। आगे कौन, अग्रसर कौन रहेगा? हमेशा महाराष्ट्र रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो स्टेटों के लिए हम महाराष्ट्र को पिछाड़ थोड़ी सकते हैं, मतलब हमारी सरकार है। अब राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो सरकार क्या करती है? महाराष्ट्र में सॉरी, महाराष्ट्र में और सरकार है ना, तो सरकार क्या करती है? महाराष्ट्र से सारे पैसे उठाती है चुनाव के लिए और किस में लगा देती है? राजस्थान में प्रचार के लिए, हरियाणा में प्रचार के लिए। तो नुकसान किसको हो रहा है? महाराष्ट्र को हो रहा है ना। यही व्यवस्था अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया, हर जगह अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग आर्मी, मतलब कि जिस क्षेत्र में कार्य करना है ना, सारा पैसा उसी क्षेत्र में लग रहा है, विकास उसी क्षेत्र में हो रहा है। ये पैसा कहीं इसमें नहीं जा रहा है इनका। इनके लिए अपने अलग राज्य हैं, अलग मतलब कि प्रधानमंत्री, ठीक है, पर इनके राजा ही होता था, ठीक है। तो ये व्यवस्था देखो कितनी शानदार थी इनके हिसाब से। बाद में संप्रभु चीजें बनाई गई, फिर सबको शामिल करके एक ही मतलब राजा बना दिया गया और वो व्यवस्था चलने लगी थी। लेकिन शुरुआती दौर में ये चीजें थी। समझौता मामला में समझे ना, यहाँ पे होते थे प्रतिनिधि, वही स्थिति जो भारत की है, लेकिन यहाँ पे खेल था राजा रानी का, ठीक है। यहाँ पे राजा रानी होते थे इस जगह पे, और उसी राजा रानी में प्रतिनिधि होते थे, ठीक है। अब जैसे हमारा प्रधानमंत्री, उसके बाद जो मंत्रिमंडल हो गया, विधायक हो गए सारे, तो इस तरह के प्रतिनिधि होते थे। जनता प्रतिनिधि चुनती थी, प्रतिनिधि के द्वारा जनता का कार्य किया जाता था। कहीं ना कहीं रोमन में भी लोकतंत्र व्यवस्था थी, यूनान में भी थी, और यूनान में इन राज्यों को बोला जाता पोलिसिया, ठीक है, और रोमन में रिपब्लिका बोला जाता था, ठीक है। उसका अर्थ था समझौता, मतलब कि लोग प्रतिनिधि चुनेंगे, प्रतिनिधि उनके लिए कार्य करेगा, ठीक है। यहाँ पे लोग डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे प्रतिनिधि के रूप में राजा रानी को चुना जा रहा है, ठीक है। ये व्यवस्था हो गई। अब लिख लेना एक बार इनको। अब आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य को कल्लीपोलिस तथा लोज में राज्य को मैग्नेशिया, ठीक है, कहा। समझना इस चीज को। अब प्लेटो की बात की यहाँ पे, इसकी बुक थी रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक है। प्लेटो की बुक कौन सी थी? रिपब्लिक बुक थी। इस रिपब्लिक में इसने कल्लीपोलिस नाम दिया, कल्लीपोलिस। अब आप बताओगे पोलिस का अर्थ क्या होता है? राज्य होता है ना, स्टेट ही होता है ना। तो यही चीज है, इसमें कोई चेंज करने की बात नहीं। हमने जो कहानी समझी कलीपोलिस में, लेकिन इसने मैग्नीशिया कहा। अब मैग्नीशिया कहीं ना कहीं आदर्श राज को बताता है, आदर्श राज, ठीक है, आदर्श राज। और इसने जो बुक बताई ना, वो लॉज, लॉज, प्लेटो की एक बुक है लॉज, उसमें उसने मैग्नीशिया कहा। अब मैग्नीशिया मतलब कि ज्ञान, ठीक है, ज्ञानी, दार्शनिक। तो कहीं ना कहीं उसने ऐसे राज्य की कल्पना की जहां पे राजा ज्ञानी हो, दार्शनिक हो और सद्गुण वाला हो, ठीक है। तो ऐसा राज्य अगर होगा तो जनता की हमेशा मदद ही करेगा वो, ठीक है, उनके उनके हक में फैसले लेगा। ये राज्य की जो अवधारणा की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब एक नाम और है इसमें, वो देख लेते हैं, आधुनिक राज्य। आधुनिक राज्य की बात की थी मैकियावेली ने। मैकियावेली था एक, इसका पूरा नाम था निकोल्स मैकियावेली, निकोल्स, निकोल्स मैकियावेली। बुक थी द प्रिंस, द प्रिंस। आधुनिक राज्य की कल्पना की इसने। बात करते हैं ना इटली की। इटली में क्या छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग बटे हुए थे, असमानताएं थी, काफी सारी असमानताएं थी। कहाँ पे? इटली के अंदर। और ये उससे प्रभावित हुआ था, असमानताएं थी, काफी ज्यादा लोग लड़ रहे थे। तो इसने कोई गलत अर्थ नहीं बताया था, लेकिन बाद में इसको गलत रूप में ले लिया गया था। इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है, जिसके हाथ में हम सारी शक्तियां दे दें। उसके बाद क्या होगा? वो सारी शक्तियां उसके हाथ में हो जाएगी। वही चुनाव करेगा किसका, कि किस तरह की आर्मी होगी, किस तरह के लोग, उसका मंत्रिमंडल होगा, और उसके द्वारा ही फिर लोगों पे शासन किया जाएगा। ये इसने इसलिए कहा कि इटली में काफी ज्यादा असमानताएं फैल चुकी थी, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई मतलब कि
ना कोई उनकी मतलब देख रेख करने वाला, ठीक है, ना कोई समझाने वाला। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने द प्रिंस नाम से बुक निकाली, जिसमें संप्रभु किसी एक व्यक्ति को बनाने की बात कर दी। एक व्यक्ति मतलब एक राज्य को बनाने की बात कर दी, ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए सारा। अब राज्य पहले अपने आप में राज्य राज्य तो था ना अपने आप में, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, द प्रिंस की। मैकियावेली द बुक लिखी इसने संप्रभु की, तो समझ गए ना। अब इसने क्या कहा द प्रिंस में, इसने कहा आधुनिक राज्य की नींव रखी, कहानी आधुनिक राज्य की नींव रखी। और राज्य के लिए इसने स्टेटो शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इसने नींव रखी ना, वो किसके की, आधुनिक राज्य की। सबसे पहले आधुनिक राज्य की नींव रखने वाला कौन था, मैकियावेली। इसने स्टेटा शब्द का प्रयोग किया। यही चीज है, यही चीज है पोलिसिया वाली, ठीक है। स्टेट बनाया इसने, मतलब कि कहीं ना कहीं जो असमानताएं थी ना, जो लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, उनको एक रूप में स्थापित करने के लिए इसने स्टेटा की बात की। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या, तो देखो हर क्षेत्र अलग है, हर क्षेत्र की स्थितियां अलग है। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा ना आपको, स्टेटस समझना है चीज को। स्टेटस शब्द की बात क्यों की, इसीलिए तो की ना कि अवधि और स्थिति पर बात करनी है। अब यहाँ पे स्थिति अलग थी। अब मुझे बताओ कि क्या मैकियावेली कभी रोमन में इस तरह की व्यवस्था लागू कर सकता था क्या? और क्या रोमन वाले, सॉरी, यूनान वाले कभी इसकी बात मानते क्या? अगर मैकियावेली यहाँ पे आके कहता कि आप सभी एक हो जाओ, ठीक है, एक हो जाओ, और एक संपूर्ण व्यक्ति को शक्ति दे दो हाथ में, और फिर शासन चलने लग जाओ, ये लोग कहेंगे तू तेरे घर पे जा वापस, और खाना खा के सो जाना। इतनी शानदार व्यवस्था को छोड़ना चाहेंगे क्या लोग? कम जनसंख्या, ठीक है, किसी शहर में ज़्यादा, किसी क्षेत्र में कम। अब मान लो कि टोटल मिला के मान लो 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़, ठीक है, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख, ऐसे काफी ज्यादा है। अब जितनी कम जनसंख्या होगी, इनके लिए तो सरलता होगी ना, लोगों को मतलब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ लोग भूखे हैं तो आसानी से उनको खाना मुहैया करा जा सकेगा। अब 1 करोड़ लोग, एक व्यक्ति राज कर रहा है ऊपर, कितनों की ध्यान रखेगा, कितनों का ध्यान रखेगा? और अगर वो भ्रष्ट निकला तो, अराजक निकला तो फिर क्या होगा? तो ये व्यवस्था और ये व्यवस्था, लेकिन बात दोनों क्षेत्रों की अलग है। यहाँ स्थिति अलग है, यहाँ स्थिति अलग है, ठीक है। यहाँ पे दार्शनिक हो रहे हैं, प्लेटो जैसे, अरस्तु जैसे। यहाँ पे जो राज्य हो रहा है एथेंस, काफी मतलब प्रभावशील वाला राज्य, यहाँ पे वो व्यवस्थाएं नहीं थी। तो कहीं ना कहीं स्थिति और अवधि के हिसाब से हमें चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसको मतलब समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। आगे देखना अब बात आगे करेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इन सब की बात आगे करेंगे। देखो, लोक और रूसो ने समुदाय की बात की है, ठीक है, यही चीज समुदाय की बात की है कि समुदाय के हाथ में पावर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें वापस आगे आएगी। हीगल ने राष्ट्रीय राज्य की बात की है, जैसे वर्तमान में भारत की स्थिति है ना, राष्ट्रीय राज्य, एक पूरा देश होगा, उसकी पावर राज्य के हाथ में होगी, वो सारी चीजें। अरस्तु ने कोइनिया की, कोई नोनिया, यही चीज है अरस्तु वाली, ठीक है। लोकतंत्र की बात करते हैं। होब्स ने कॉमनवेल्थ की बात की, यह भी वही चीज है। परिभाषा देता है अरस्तु, ठीक है, राज्य की परिभाषा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इनको, आप वीडियो रोक के जितना समझ में आए लिख लेना। बाकी आपको एक गाइड लानी पड़ेगी पॉलिटिकल सिद्धांत के नाम से, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से। उसके अंदर आपको राज्य की टॉपिक मिलेगा, उसके अंदर सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फैक्ट के रूप में मिलेगी। बाकी मैं समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी जितना लिख सको ना लिख लेना, मैं अगर लिखाने बैठूंगा तो क्लास काफी लंबी जाएगी। तो आगे बढ़ते, एक बार पूरी क्लास को समझ लेना, उसके बाद मुझे नहीं लगता लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। आप मतलब कि संविधान से ही सीख जाओगे सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने एक बात कही थी यहाँ पे, अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों तो, पहले तो देखो अरस्तु की एक कथन याद कराओ, पहले कभी सुना होगा तो, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता ना, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता, वो या तो देवता होगा या फिर पशु होगा। ये कही किसने? अरस्तु ने कही है। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ है। डेफिनेशन वापस लेके आओ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है या फिर पशु है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राज्य परिवारों का एक, ग्रामों का एक संघ है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो देवता है या पशु है, ठीक है। एक व्यक्ति की बात की इसने,
हो सकता है 10 व्यक्ति समाज में नहीं रहते हों, दसों के दसों व्यक्ति या तो पशु है या देवता है, नहीं हो सकता ऐसा। वो 10 व्यक्ति अगर अलग रह रहे हैं ना, वो उनका समाज हो जाएगा, वो उनका समूह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने एक व्यक्ति की बात की है। ठीक है, देखो थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन हमें इस डेफिनेशन को समझने के लिए मुझे ये एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसने कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की बात की। एक व्यक्ति की बात की तो आप समझना, यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात की ना इसने। आत्मनिर्भर वर्तमान में एक काफी चलता है, काफी देशों में चलता है, भारत में भी चल रहा है, आत्मनिर्भर बनो। तो इस पे लोग अर्थ ये समझते हैं कि खुद आत्मनिर्भर बनो, नहीं। अरस्तु ने इसका सही अर्थ बताया था। इसने कहा था कि अकेला व्यक्ति कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है। अगर वो बनता तो अरस्तु उसको कभी देवता या पशु नहीं कहता। ठीक है, अरस्तु कभी उसको देवता या पशु नहीं कहता। तो उसने एक समाज को, एक परिवार को, एक ग्राम के समूह, सभी को मिलाकर बात कही कि ऐसा समूह हो, और सॉरी, ऐसा समूह हो जिसके द्वारा वो समाज आत्मनिर्भर बन सके और एक लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित कर सके। ठीक है, तो 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो अब आत्मनिर्भर चल रहे थे हम, तो अरस्तु ने क्या बात की, अब यूनान के वही वापस राज्य याद करो आप। हर एक राज्य किस प्रकार समृद्ध था अपने आप में। ठीक है, खुद की आर्मी, तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर थे, वो खुद लड़ भी सकते थे। ठीक है, उनको किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी जो पूरे यूनान को एक करके रखे। उनके अलग अलग छोटे छोटे राज्य ही अपने आप में संप्रभु थे। ठीक है, तो अब समझ गए ना आत्मनिर्भर क्या है। वो समूह अपने आप में आत्मनिर्भर हो चुके थे। तो अरस्तु का सीधा कहना था कि एक अकेला व्यक्ति कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। तो अब 2-3 डेफिनेशन और है। देखो सारी डेफिनेशन बताना तो मुश्किल है क्योंकि काफी ज्यादा है इसमें, लेकिन मैं 2-3 बता देता हूँ। एक ग्रीन नाम का व्यक्ति था, ग्रीन, ग्रीन। इसने कहा कि जो राज्य है ना, उसका स्वरूप शक्ति से नहीं है, इच्छा से है। अब इच्छा भगवान की नहीं है। ठीक है, देवी इच्छा की बात नहीं कर रहा है वो, शक्ति से नहीं है। मतलब कि आप शक्ति के द्वारा किसी राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते और लोगों के ऊपर हर वो मतलब कि अधिकार नहीं कर सकते हो। ठीक है, लोगों के अधिकार नहीं छीन सकते हो, उनके ऊपर उनसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हो। किसने कहा? ये ग्रीन ने कहा। क्या कहा? कि राज्य कोई शक्ति का स्वरूप नहीं है, इच्छा का स्वरूप है। मतलब कि लोगों की इच्छा के द्वारा ही राज्य का निर्माण होना चाहिए और लोगों की इच्छा के द्वारा ही ऐसा राज्य बने जो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे राज्य की कल्पना की है। किसने? ग्रीन ने। उसके बाद हिगल, हिगल हिगल ने भी यही बात कही है। हिगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। वही चीज है जो इच्छा वाली बात हो गई ना, ईश्वर का अवतार है। मतलब कि ईश्वर ने राज्य बनाया है तो क्यों बनाया? लोगों की भलाई के लिए, उन चीजों के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी वही बात कर रहा है जो ग्रीन ने की है। तीसरी चीज, ब्लंट शैली। ब्लंट शैली ने किसी निश्चित भूभाग में कानूनी रूप से संगठित समुदाय का नाम राज्य। ठीक है, निश्चित भूभाग, एक भूभाग होगा उसके, और जो कानून होगा, उनके अधिकार होंगे, लोगों को दिए जाएंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, इसमें कोई मतलब राज्य को लेकर कोई गलत बात नहीं, मतलब अच्छे राज्य की कल्पना की जा रही है सारी चीजों में। मैक्स वेबर ने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है कि राज्य वह इकाई है जिसके पास दंड देने की शक्ति का भेद है। शानदार चीजें एग्जाम में पूछा गया है, मैक्स वेबर। वेद से समझ जाना आप किसने क्या कहा है। आप सोचो, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग में किसके पास अधिकार है जो आपको पीट सके? सोच लेना खुद ही। वही अधिकार राज्य के पास है, आपको पीट सके। ठीक है, राज्य को कुछ शक्तियां दी गई है। कैसी शक्तियां? किसी ने कुछ भी गलत किया हो ना, किसी ने कुछ भी गलत किया हो, तो राज्य के पास अधिकार है कि वो उसको सजा देगी, सजा देगा। ये अधिकार राज्य को लोगों के द्वारा मिले हैं। किस लिए? ताकि कोई भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति कुछ भी गलत कार्य करे तो उसको दंड मिल सके। ठीक है, तो राज्य जो दंड देगा ना, वो वैध होगा। क्यों? क्योंकि वो कानूनी रूप में दे रहा है। जो राज्य को शक्तियां मिली है ना, उसके आधार पर दंड दे रहा है। अब मान लो कि राज्य को, मान लो ये अपना क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर
यही इसके अंदर लोग रहते हैं, इसी के अंदर सरकार चलती है, इसी के अंदर। तो यही राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है समझने वाली, वो ये है, राज्य को ना तो कभी देखा जा सकता है, ना कभी छुआ जा सकता है। हम सरकार के लिए कह सकते हैं कि हम सरकार को हटा देंगे, वोट के माध्यम से हटा देंगे। जो भी प्रक्रिया होगी ना राजा को चुनने की, सरकार को चुनने की, प्रधानमंत्री को चुनने की, आज भी सभी जगह लोकतंत्र है नहीं, तो हर एक जगह अपने राजा को चुनने के लिए अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है ना। तो जो भी प्रक्रिया होगी ना, उसके माध्यम से वहां की सरकार को हटाया जा सकता है। आप पूरे भूभाग को थोड़ी हटा सकते हो क्या, ठीक है, भूभाग को थोड़ी हटा सकते हो क्या। तो राज्य तो रहेगा, लेकिन राज्य को आप छू नहीं सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, राज्य अपने आप में है। अब मैंने क्यों कहा कि छू नहीं सकते हो, आप कहेंगे भूभाग को तो छू सकते हैं ना, तो उठेगा क्वेश्चन, देखो आपके माइंड में बताता हूँ। दो तीन लोग आएंगे, वो ये कहेंगे, अभी मैंने कह दिया ना भूभाग है, अब आगे आएंगे, मैं नाम बता देता हूँ उनका। एक तो है डिगवी, एक है सिजविक, और एक है विलोबी, ठीक है। विलोबी, डिग्वी और सिले, सिजविक भी है, ठीक है, सिले। इन तीन चारों ने क्या कहा कि राज्य का जरूरी नहीं है कि राज्य के पास भूभाग हो, ठीक है। लाइन सुना देता हूं मैं, इन्होंने कहा कि भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व माना ही नहीं है इन्होंने। क्यों नहीं माना है, मैं बताऊं क्यों नहीं माना है। पहले क्या थे, लोग थे ना, रहते थे, अब उन्होंने खेती कर ली, वहां पे गर्मी बढ़ने लगी, वो क्या किया कि अच्छे मौसम की तरफ बढ़ गए, मतलब कि अच्छे वातावरण की तरफ आगे बढ़ गए, तो वो जमीनें छोड़ दी, वो घर छोड़ दिए जो बनाए, और वो दूसरी जगह चले गए। अभी राजस्थान में भालरा कृषि कहते हैं उनको, पता होगा, जंगल काट काट के आगे बढ़ते, निरंतर कृषि करते जाते लोग। तो क्या उनका कोई स्थित स्थिर जगह है क्या, उनकी नहीं है। तो इसी को लेकर इन्होंने बात कही, क्या बात, कि हो सकता है कि उनके पास भूभाग ना हो, लेकिन उनके नियम तो है ना, उनका कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है उन सभी का, तो उसको भी तो अधिकार मिले ना, तो वो अधिकार राज्य ने दिए है। और उस राज्य को अधिकार किसने दिए हैं, तो समझना है आपको, उस राज्य को अधिकार दिए हैं यहाँ के अंदर के रहने वाले लोगों ने। नहीं आया ना समझ में, अब आएगा। मान लो कि मैंने कहा कि ये भूभाग है, ठीक है, और ये इसके अंदर रहने वाले ये डॉट 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 ये लोग हैं। एक बड़ा डॉट बना रहा हूँ जिसके पास इन लोगों को नियंत्रण करने के लिए शक्ति है, किसके पास, इस बड़े व्यक्ति के पास, ठीक है। सब लोगों को नियंत्रण करने की शक्ति है, ये नियंत्रण करेगा, लेकिन इसका चुनाव कौन करेगा, इसका चुनाव कौन करेगा। तो इसका चुनाव वर्तमान में भारत के अंदर देखे ना, तो ये व्यक्ति है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री अपने देश का सबसे बड़ा पद, ठीक है, सरकार में। वो भी है तो एक मंत्री है ना, ठीक है, लेकिन सारे मंत्रियों ने मिलकर उसका चुनाव किया है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, इसको किसने चुना है, इसको जनता ने चुना है, ठीक है। ये चुनने का अधिकार किसने दिया है, ये चुनने का अधिकार राज्य ने दिया है। संविधान, हमारा राज्य कौन है, हमारा संविधान, ठीक है। संविधान के अंदर लिखा है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, जिसका चुनाव जनता करेगी, अपने वोट के माध्यम से करेगी, और जनता के द्वारा मंत्रिमंडल चुना जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल का मतलब कि सांसद चुने जाएंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद चुने जाएंगे, ठीक है। सांसदों के द्वारा बहुमत का नेता चुना जाएगा, बहुमत दल का नेता चुना जाएगा। वही बहुमत दल का नेता क्या करेगा, देश पे, मतलब कि संसद का नेता होगा वो, और कानून बनाएगा, ठीक है। तो कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, लेकिन वास्तव में कानून कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, ठीक है। समझ गया ना चीज को। और कैसे बनाएगा, सभी सांसदों की मदद लेके बनाएगा। तो मदद तो सांसदों की पहले ही मिल गई ना राष्ट्र प्रधानमंत्री को चुनने में। तो यहाँ पे समझना इस चीज को, इन लोगों के द्वारा इस नेता को चुना गया है, लेकिन इन लोगों ने, ठीक है, किसकी मदद से चुना है, इस राज्य की मदद से चुना है। ये राज्य वास्तव में कौन है, संविधान है। हर देश का अपना संविधान होता है, हर देश का अपना संविधान होता है, और संविधान ही मतलब कि अधिकार देता है किनको, लोगों को, नेताओं को, प्रधानमंत्री तक को, पुलिस वालों को, सबको। वास्तव में हमें ये चीज याद ध्यान नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे एक पार्षद हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे एक कांस्टेबल हो, चाहे एक होम गार्ड हो, ठीक है, चाहे सबसे बड़ा टीचर हो या सबसे प्राइवेट टीचर भी क्यों ना हो, कोई भी हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है वो, ठीक है। उसको संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन वर्तमान में लोगों को चीजें पता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि इन नेताओं को ही सर्वोच्च ताकतवर मानते हैं, ठीक है, कि इनके पास ही ताकत है। और ये लोग इसी ताकत की, इसी गलतफहमी की ताकत का फायदा उठा के क्या करते हैं कि अपने महल बना लेते हैं, ठीक है। बाकी वास्तव में उनके पास कोई ताकत नहीं है। आज देख लीजिए, हर गांव में रोड सड़क बनती है,
हर गांव में सड़कें बनती है, हर गांव में करोड़ों रुपए की योजनाएं आती है। मान लो कि एक गांव है जिसमें सड़क बनी, ठीक है, सड़क बना दी। मान लो ये 100 मीटर की सड़क बनी, 100 फीट मान लो, सॉरी 100 मीटर मान लो, 100 मीटर की। आपके पास अधिकार है ये जानने का कि इस सड़क के जो बन रहे हैं ना, इस सड़क में बनने में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। उस खर्चे का हिसाब आपके पास अधिकार है जानने का। वो अधिकार कहाँ से? संविधान के बाद। कौन सा है? आरटीआई कानून, जो 2005 में लागू किया गया। आज दिन तक एक भी ऐसा मतलब कि नहीं आया होगा हमारे सामने जिसमें बताया गया हो कि सड़क का इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, इसमें ये चीज़ें यूज़ की गई, ये चीज़ें यूज़ की गई। कोई पता नहीं लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि संविधान के पास इतनी ताकत है। वो उनको पता है कि जो भी व्यक्ति को हमने चुना है ना, सर्व सबसे ज़्यादा ताकत उसके पास है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी हम विधायकों के ऊपर जांच करने की बात करते हैं, ठीक है, हम कुछ मांग करते हैं, तो क्या होता है कि या तो मार दिया जाता है, या डरा दिया जाता है, या धमका दिया जाता है, या पैसे देके मुँह चुप चुप करा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए संविधान की यहाँ पे ताकत कमजोर हो जाती है थोड़ी, ठीक है। बाकी वास्तव में जो पावर है ना, किसके पास है? संविधान के पास। समझना आप, ये मैंने ये व्यक्ति तो चुन लिया यहाँ पे, लेकिन ये जो लोग है ना, ये लोग अगर मैं यहाँ से इनको हटा दूं, यहाँ से मैं इनको सबको हटा दूं, मुझे बताओ कि इस राज्य का अर्थ क्या रहा? इस राज्य में अब क्या बचा है? ये व्यक्ति अपना आप को राजा समझेगा तो क्या करेगा? पेड़ पौधों के ऊपर शासन करेगा क्या? क्या है इसके हाथ में? कुछ नहीं है। तो अगर लोग ही नहीं होंगे ना, तो राज्य ही नहीं होगा, और राज्य ही नहीं होगा तो संविधान ही नहीं होगा। अब ये अकेला व्यक्ति दौड़ता फिरेगा, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, किसको कहेगा? वो है तो है ही नहीं। तो पहले समाज बनेगा, आगे आएंगी चीजें, वापस पढ़ेंगे। पहले समाज, फिर राज्य, पहले राज्य, फिर सरकार। ध्यान रखना, समाज आएगा, चीजें आगे आएगी। सरकार और राज्य में क्या अंतर है, राज्य और समाज में क्या अंतर है, ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं तो मैं आप बता रहा हूँ। समाज आएगा, समाज राज्य बनाएगी, राज्य का एक संविधान होगा, संविधान के माध्यम से सरकार बनेगी। संविधान बनाने का कार्य ये बीच की कड़ी है। यही लोग यहाँ पे संविधान बनाएंगे, उसी के अनुसार राज्य बनेगा, राज्य की सीमाएं तय की जाएगी। सीमाएं मतलब बाउंड्री नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला ये नहीं सुना सकती है कि आ, कुछ भी फैसला मतलब कानून नहीं बना सकती सुप्रीम कोर्ट। वो सिर्फ आदेश दे सकती है सरकार को कि आप ऐसा कानून बनाओ। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि राज्य की सीमाएं हैं कि कानून बनाने का कार्य सिर्फ सरकार का होगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है सरकार को कि हमें इतने टाइम के अंदर ये कानून बना के दो, ठीक है, दबाव बना सकती है, और सरकार को वो कानून बनाना पड़ेगा। सरकार चाहे टाइम ज़्यादा ले सकती है, लेकिन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्याय व्यवस्था होती है ना, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था जो होती है ना, इस पे देश के भी 140 करोड़ लोग हैं ना हमारे देश में, 140 करोड़ लोगों का विश्वास टिका हुआ है। अगर इसकी अवमानना सरकार करती है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों पे आघात करती है, और लोगों को एक संदेश जाता है। कैसा संदेश? कि सरकार न्यायपालिका के खिलाफ जा रही है, ठीक है। तो फिर रोष पैदा हुआ किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि न्याय व्यवस्था के खिलाफ, न्याय व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ रोष पैदा हो, ठीक है। तो वो फिर कानून बना देती है। तो ऐसा वास्तव में नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार कानून बना के दे, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा देना। पर पर क्या होता है कि उसको मतलब कि अपनी गरिमा का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं लोगों को नज़रों में हम बिल्कुल ही ना गिर जाए। तो फिर न्याय व्यवस्था का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चली आ रही है परंपरा। अब काफ़ी सारे कानून सरकार बना देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, कानून को या तो खारिज कर देगी, या बदल देगी, या उसको लागू रहने देगी। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो समझ गए ना वेद क्या होता है? अब बात कर रहे थे ना वेद की, वेद को समझ गए ना आप कि वही चीज है। सरकार मतलब कानून सजा दे सकता है, ठीक है, वेद तरीके से राज्य सजा दे सकता है। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता है अगर वो कुछ गलत करता है तो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
काफ़ी शानदार टॉपिक है समझने के लिए, पर बड़ा बहुत है ये। इसमें क्या होता है कि एक और है इसमें, मैं सुना देता हूँ बस, इसका कोई खास नहीं है। राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य थोड़े या अधिक संख्या वाले संगठन का नाम है जो स्थायी रूप से पृथ्वी के निश्चित भूभाग में रहता है तथा बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। देखो, इसने राज्य को बताया है कि बाहरी शक्ति मतलब कार्य नहीं, वो अपने अंदर के लोगों के द्वारा ही चलाया जाएगा। मतलब पहले अंग्रेज राज्य कर रहे थे तो भारत पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। तो जो भी डिसीजन लेना था ना, वो कौन ले रहे थे? अंग्रेज ले रहे थे। तो क्या भारत में रहने वाले अंग्रेज ले रहे थे क्या? नहीं। समझ जाना, अपना भारत है, मान लो कि यहाँ पे अंग्रेज है, तो यहाँ पे जो लोग थे ना, ठीक है, रहने वाले, तो इनके ऊपर डिसीजन ये अंग्रेज नहीं ले रहे थे, डिसीजन ले रहे थे यहाँ पे ब्रिटेन। ब्रिटेन के इशारों पर ये अंग्रेज चल रहे थे यहाँ पे, और इन्हीं इशारों पर आपने देखा होगा 1800 में क्रांति होगी देश में, 1800 में क्रांति हुई थी ना। आपने देखा होगा कि वहां पे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी ने अपना एकाधिकार खो दिया, अपना एकाधिकार खो दिया। यही लाइन इंपॉर्टेंट है वहां पर, और कुछ नहीं है, खो दिया। तो इसी लाइन से सारी चीजें हमारे सामने निकल के आएगी। खो नहीं दिया, ब्रिटेन की संसद ने इनसे अधिकार छीन लिया। ठीक है, दूसरी चीज, 1857 की क्रांति पर प्रभाव पड़ा, लोग एकजुट होकर अंग्रेजों को मारने के लिए निकल गए थे। ठीक है, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे राजनीति मामला हो, चाहे क्षेत्र का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, सारे लोग उस वक्त क्या किया? एक साथ मिल गए, सारे लोग एक साथ मिलकर क्या कर दिया? क्रांति कर दी। तो ब्रिटेन की संसद को लग गया कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से भारत छिन जाएगा। दूसरी चीज, भारत के लिए अंग्रेजों ने कहा था 1894 में, एक व्यक्ति था, उसका नाम पता नहीं है, 1894 में वायसराय था भारत का। ठीक है, उसने कहा था कि भारत का अगर कोई राज्य हमसे अलग हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन भारत हमसे छीन लिया ना, उस दिन हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा पूरी दुनिया से। ठीक है, हम एक छोटे से क्षेत्र के रूप में रह लेंगे। ऐसी बात कौन कर रहा है? एक वायसराय, ब्रिटिश भारत का वायसराय, सबसे बड़ा पद होता था भारत में उस वक्त, वो ये व्यक्ति बात कर रहा है। एलेक्जेंडर नहीं था उसका नाम, कोई विलियम्स था, विलियमसन था। ठीक है, ऐसा कोई नाम था। तो उसने भारत के लिए ये बात की, कंपनी अपना एकाधिकार खो दिया, वास्तव में एकाधिकार खोया नहीं था। 1800 क्रांति ने कंपनी को ब्रिटेन को, संसद को लग गया था कि हाँ वास्तव में अभी तो सत्ता छिन जाती है, तो फिर कंपनी को मतलब समाप्ति कर दिया व्यापार को, और फिर डायरेक्ट शासन जिसके द्वारा किया जाने लगा वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा। तभी तो आपने देखा होगा ना, जब भारत को आज़ादी मिली तो ब्रिटेन से सरकार चेंज होते ही ब्रिटेन से आया था कौन? माउंटेन बैटन। ठीक है, योजना आई थी ना बंटवारा कराने के लिए, तो फिर ब्रिटेन से आ रही थी सारी चीजें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो गार्डनर के कहने का मतलब यही है कि आंतरिक शक्ति ही राज्य होती है। ठीक है, स्वतंत्र होती है, उनकी संप्रभुताएं होती है। संप्रभुता मतलब कि ताकत। कैसी ताकत? ऐसी ताकत जो किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपना आप में स्वतंत्र, अपनी सेना, अपने लोग, अपने लोगों के द्वारा ही राजा चुनना, बाहरी बाहरी चीजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आते हैं, हमने जो बात की थी ना राज्य तथा सरकार में अंतर, राज्य तथा स्टेट, और एक होती है गवर्नमेंट, इन दोनों में अंतर है। अब खुद ही बताओगे, इतना समझ लिया ना हमने। देखो 8 पॉइंट है। ठीक है, 8 पॉइंट है इसमें राज्य और स्टेट को लेकर अंतर। आप कितने पॉइंट बता सकते हो अपने हिसाब से? ठीक है, पूछूंगा, बताना। स्टेट और गवर्नमेंट में बड़ा कौन है? स्टेट और गवर्नमेंट में बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ी इकाई के रूप में किसको देखेंगे हम? स्टेट को देखेंगे। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसने ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अधिकार दिया है कि वो अपनी सरकार कैसे चलाएगी। थी किसने दिया? स्टेट ने। लेकिन अगर मैं समाज की बात करूँ ना यहाँ पे, तब बड़ा कौन है? समाज की अगर मैं बात करूँ तब बड़ा कौन है? तब भी ध्यान रखना, राज्य ही बड़ा होगा। क्यों? समाज ने राज्य को अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, समाज ने खुद को किसके? राज्य के हाथ में सौंप दिया है कि आप हमारे ऊपर शासन करो। अब राज्य के हाथ में कैसे सौंप दिया? हमारे देश में क्या है? संविधान। तो इसी समाज के द्वारा एक संविधान तैयार किया गया, और समाज ने कहा कि संविधान हमसे भी ऊपर रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। इसी संविधान के द्वारा समाज भी चलेगी और सरकार भी चलेगी। तो कहीं ना कहीं स्टेट राज्य को सबसे ऊपर रखा है। और स्टेट का मतलब ध्यान रखना, कोई राज्य नहीं है, हरियाणा पंजाब ऐसा राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब कि देश। ठीक है, अपना पूरा भारत देश। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है इसमें है कि सरकार राज्य की एजेंट होती है। सरकार राज्य की तो एजेंट के रूप में तो कार्य करे ना, जो भी सरकार को कार्य दी गई वही कर रही है, तो एजेंट ही होता है ना। बीमा किस्तें लेने आता है ना आपके घर पे, तो जो कंपनी के द्वारा उसको कहा गया कि इस प्रकार से आप किस्तें वसूल करना, जैसे वो आके डायरेक्ट आपको मारने थोड़ी लग जाता है क्या? नहीं। अगर गाड़ी पे लोन है तो आप किस्त नहीं भरोगे तो गाड़ी उठा के ले जाएगा। आपको हाथ लगाने की उनको अधिकार ही नहीं है, ठीक है। तो आपको हाथ लगा देना ऐसे, तो फिर बाजी उल्टी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। अब काफ़ी जगह होता है कि डरा धमका के ले जाते हैं, तो वो चीज़ें अलग है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना संविधान क्या चीज़ है, अधिकार क्या चीज़ है। बाकी ऐसे हाथ नहीं लगा सकते कोई भी। अगर गाड़ी के ऊपर लोन है ना तो वो गाड़ी ले जा सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। बाकी केस चलेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं। तीसरा है कि राज्य सरकार राज्य का अंग है। हाँ, तो अंग ही तो है। जैसे एक अंग हो गया न्यायपालिका, एक अंग क्या हो गया राज्य का? न्यायपालिका। और एक अंग क्या हो गया? गवर्नमेंट। और एक अंग और क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका। और एक कौन सी है आप बताओगे? वो आगे देखना। राज्य स्थायी है जबकि सरकार परिवर्तनशील है। राज्य स्थायी है, देखो राज्य स्थायी है। कैसे स्थायी है अभी समझा हमने, ठीक है। राज्य स्थायी है, चाहे भूभाग राज्य के पास हो चाहे ना हो। कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे खेती करने के लिए, चाहे जंगलों में रहने वाले लोग जंगल काट के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे स्थिति बिगड़ती है, वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो अपना नेतृत्वकर्ता चुना है ना, ठीक है ना, तो उनके पास जो चुनने की जो प्रक्रिया है ना, वही उनके लिए राज्य है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उनके पास भूभाग हो। वो चुनने की जो प्रक्रिया, मतलब कि हमारे पास जो संविधान है ना, तो उनके पास भी ऐसी कोई किताब होगी, ऐसा कोई रूल होंगे, उनके उनके कोई नियम होंगे। अब ब्रिटेन में जो संविधान है वो मौखिक संविधान है, हमारे यहाँ पे लिखित संविधान है। तो इस प्रकार हो सकता है कि उनके ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा एक नेतृत्वकर्ता चुना जाए, या ऐसा हो कि उसी परिवार से चुना जाए। तो वही चीज, चुनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही राज्य होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, राज्य कोई भौतिक वस्तु नहीं है। राज्य को ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे राज्य को लेकर कि राज्य अमूर्त है? राज्य अमूर्त नहीं है। ऑप्शन में, चार ऑप्शन में इसी तरह के ऑप्शन दे देगा। आपको लिखना है कि राज्य अमूर्त है, ठीक है, मूर्त नहीं है। और मूर्त अमूर्त में फर्क कैसे करना है देखना। अमूर्त और मूर्त, तो मूर्त से तो मूर्ति बनता है, तो मूर्ति को तो आप छू सकते हो। अमूर्त से क्या बनता है? मूर्ति नहीं। मूर्ति नहीं, ठीक है। तो मूर्ति नहीं मतलब मूर्ति नहीं है, लेकिन आपको बस महसूस करना है कि मूर्ति है, तो आप उसको छू नहीं सकते हो, बस महसूस करते हो। और मूर्ति, मूर्त मतलब मूर्ति है, आप उसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब वही होती है गवर्नमेंट, मूर्त अवधारणा है, ठीक है, स्टेट का एक अंग है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट इसमें है, राज्य स्थायी है जबकि सरकार परिवर्तनशील है, ठीक है, हो गया। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, सरकार की नहीं। क्या भारत का नागरिक, मतलब आप भारत में रह रहे हो, तो भारत की नागरिकता आवश्यक है या नहीं है? आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। अब कुछ लोग मतलब नहीं बता पा रहे ना नागरिकता, काफ़ी सारे लोग हैं नहीं बता पा रहे, तो उनको भगाया नहीं जा सकता। लेकिन आपको अगर सरकार में जाना है ना, किसी पद पे जाना है, सरकारी पद पे, ठीक है, उस पद पे जाने के लिए आपके पास नागरिकता होनी ही आवश्यक है, बाकी आप नहीं जा सकते हो। तो आपके जो भी कागज है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी चीज़ें आपके पास बनी हुई होनी चाहिए। उससे ये प्रूफ हो जाता है कि आप इंडियन हो, ठीक है, आपका धर्म कौन सा है, वो सारी चीज़ प्रूफ हो जाती है। अब काफ़ी सारे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती है, तो फिर वो इस पद पे जा ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, सरकार की नहीं, ठीक है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, और जब राज्य की सदस्यता आपके पास होगी ना, तभी आप सरकारी पद पे जा पाओगे, ठीक है। तो राज्य की सदस्यता मतलब कि हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, क्या लिखा हो इस प्रस्तावना में, हम भारत के लोग। तो और जो भी पद पे जाओ, अगर आप न्यायपालिका में जाना चाहते हो तो पहला ही लाइन क्या लिखी होगी? वह भारत का नागरिक हो। कोई भी जॉब चाहिए तो वह भारत का नागरिक हो, ऐसी चीजें लिखी हुई होती है, ठीक है। अब आगे देखना। राज्य के लिए क्षेत्र अनिवार्य, सरकार के लिए नहीं। राज्य के लिए क्षेत्र अनिवार्य है, यहाँ पे देखो असमानताएं हो जाती है, ठीक है। किसके लिए? यहाँ पे डिग्वी सिले और विलो भी बात करते हैं कि अराजक तत्व है,
क्या भूभाग। नहीं होगा तो भी राज्य होगा, होगा तो भी राज्य होगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि राज्य के लिए क्षेत्र अनिवार्य है, तो यहाँ पे विरोधाभास होता है किस चीज को लेकर। भूभाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, तो ध्यान रखना इन चीजों को कि राज्य के लिए जरूरी नहीं कि भूभाग हो, ऐसी बात भी कही है, और राज्य के लिए भूभाग जरूरी हो ऐसी बात भी कही गई है, ठीक है। राज्य का विरोध नहीं किया जा सकता, जबकि सरकार का विरोध किया जा सकता है। राज्य का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का विरोध किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी कहेगा कि मेरा मेरे घर के बाहर रोड नहीं बना तो मैं तो भारत को मिटा दूंगा, ये कहेगा क्या। वो कहेगा कि मेरे बाहर रोड नहीं बना तो अगले चुनाव में मैं इसको तो देख लूंगा, ये बात कहेगा। किसको देख लेगा? वही सरकार का आदमी, ठीक है, जब पार्षद हो, वो चीजें। अभी पुलिस वाला तो रोड बना नहीं रहा है ना आपके, रोड तो बनाने का काम तो सरकार के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जैसे पार्षद हो गया, विधायक हो गया, उनके लिए किया, उनके द्वारा किया जा रहा है ना। तो जब कार्य नहीं करेगा ना व्यक्ति, तो वो व्यक्ति ये कहेगा कि मैं अगले चुनाव में विधायक को चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं भारत को ही मिटा दूंगा मेरे रोड नहीं बनाए तो, ठीक है, ऐसी बात नहीं कहेगा। तो राज्य का विरोध नहीं किया जा सकता, जबकि सरकार का विरोध किया जा सकता है, ठीक है। और इसको उतारना चाहो तो उतार लो, एक बार ये लिख लो, एक अमूर्त मूर्त, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे देखना है हमको, ठीक है। हमने राज्य में और सरकार में अंतर देख लिया। अब हम बात करते हैं राज्य तथा समाज में अंतर है, ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें, राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था है, राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था है, समाज एक सामाजिक व्यवस्था है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। संविधान, संविधान बनाया गया, ठीक है। तो संविधान अपने आप में राजनीति तो है ना, कि वो लोगों को किस प्रकार कार्य करना है वो बता रही है। हम राजनीति से मतलब लगाते हैं कि नेता, ठीक है, चुनाव, कार्य, कार्य और वापस चुनाव, ठीक है, यही। लेकिन वास्तव में संविधान की राजनीतिक व्यवस्था ये नहीं है। इसने हर एक क्षेत्र में अपने अपने कार्यों को फैलाया है। न्याय की बात करते तो इसने न्यायालय स्थापित कर दिया, प्रशासन की बात करें तो इसने लोक प्रशासन स्थापित कर दिया, लोगों के लिए कार्य करने के लिए प्रशासन। सरकार की बात करें तो इसने संसद में विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा स्थापित कर दी, ठीक है। तो हर प्रकार से इसने कार्य किया है राज्य ने, मतलब संविधान ने, राज्य ने मतलब संविधान के हिसाब से हर एक क्षेत्र में चीजों को बांटा है। तो कहीं ना कहीं यही एक राजनीति व्यवस्था है, ठीक है, और यही राज्य की राजनीति कही जा सकती है इसको लेकर। तो ये है। अब देखो, ये तो है राज्य। अब इसी चीज को लेकर समाज को देखो। समाज अगर राजनीतिक होती ना, तो कभी कभी राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पड़ती क्या? अगर समाज ही अपने आप में राजनीति मतलब राजनीतिक पार्टी होती, तो क्या राज्य की कभी आवश्यकता पड़ती? क्या नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यही चला लेती ना देश को, समाज ही। ये नहीं चला पाई, इसीलिए तो इसने संविधान बनाया। क्यों? क्योंकि समाज की इतनी बड़ी इकाई नहीं है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग लोग हैं। अब ये एक कभी हो ही नहीं पाती, लेकिन इसने एक ऐसा किताब दे दी हमारे हाथ में, जिस किताब में हर जाति को सम्मान मान लिया गया, हर व्यवस्था को सम्मान मान लिया गया, हर अ, अमीर गरीब को सम्मान मान लिया गया, तो वो सारी चीजें। तो समाज ने जो समाज के जो अधिकार थे ना सामाजिक, ठीक है, उनका यूज करके, सामाजिक अधिकार का यूज करके एक संविधान तैयार किया, और संविधान को नाम दे दिया राज्य, ठीक है, राज्य। और राज्य और संविधान ये मिलकर ही सारी चीजों को चलाने का कार्य करेंगे। तो सामाजिक, और आप देखो सामाजिक की डेफिनेशन, सामाजिकता की डेफिनेशन देखो ना, सोशलिज्म, कितना शानदार। हमने समाजवाद को चुना था, हमने पूंजीवाद को नकार के समाजवाद को चुना था। क्यों? क्यों? हमें असमानताएं थी भारत में, उनको समाप्त करना था। अमीर गरीब का भेद था, उनको समाप्त करना था। कई जगह सामंतवाद चल रहा था, उसको समाप्त करना था। तो उन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए हमने सोशलिज्म के द्वारा एक संविधान बनाया। हमने संविधान की प्रक्रिया शुरू की ना, 2 वर्ष 18 माह 11 सॉरी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमने आजादी मिलने के बाद संविधान लिखना शुरू किया था। देखना आप, आजादी मिलने के बाद, समझना इस चीज को। 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, संविधान 1950 में तैयार हो रहा है हमारा।
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना। मान लो 1949 में तैयार हो गया 26 नवंबर, लेकिन लागू तो 26 इसको हुआ था ना 1950 में। तो देखो 47, 48, 49, लगभग ढाई साल बाद संविधान लागू हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, लगभग 2.5 से 3 साल बाद। तो इस स्थिति को देखना कि हमने आजादी मिलने के बाद ऐसे लोगों को चुना जो समाज के हर एक क्षेत्र से आते थे, समाज के हर एक क्षेत्र से आते थे लोग, हर एक क्षेत्र से लोग आते थे। हर एक क्षेत्र से मतलब कैसे, दलित भी थे, किसान भी थे, राजा भी थे, ये सारे लोग थे, ठीक है। तो अलग क्षेत्र से आते थे। इन लोगों को हमने बिठाया एक साथ और हर एक व्यक्ति की बात सुनी, हर एक व्यक्ति के हिसाब से हमने राज्य की स्थापना की, संविधान की स्थापना की। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। तो समाज एक सामाजिक संगठन है जो काफी सारे समाज को इकट्ठा करता है और फिर कार्य करता है। और किस लिए कार्य करता है? ताकि राज्य और संविधान सुरक्षित रहे। अब मान लो कि कोई व्यक्ति 100 लोग हैं, ठीक है, कोई भी पागल नहीं है, कोई भी पागल नहीं है, पागल नहीं है। क्या किया वहां पे? उन 100 लोगों में से एक व्यक्ति अचानक पागल हो गया और उसने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और 10-15 लोगों के सिर फोड़ दिए। कोई भी व्यक्ति पागल नहीं था तब तक, कोई भी कानून नहीं था, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं था तब तक कोई भी कानून नहीं था, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति पागल हुआ, सरकार को, राज्य को लगेगा कि इसके लिए कानून बनाना चाहिए, ठीक है, इसके लिए कानून बनाना चाहिए। तो राज्य ने क्या किया? न्यायपालिका को निर्देश दिया, न्यायपालिका को निर्देश दिया। अब आप कहोगे राज्य तो बोल ही नहीं सकता, तो किसने कैसे कह दिया? संविधान में चीज लिखी हुई है कि उचित फैसला, उचित फैसला जो लोगों के हितों में हो। संविधान में चीज लिखी हुई है, उचित फैसला जो लोगों के हितों में हो। समझ रहे हो चीज को, कि न्यायपालिका अपने हिसाब से ऐसी व्यवस्था कर सकती है, ठीक है, ऐसी सजा का प्रावधान कर सकती है जो क्या हो, कि हित में हो, लोगों के हित में हो, समाज के हित में हो, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती। तो न्यायपालिका किसको कहेगी? संसद को कहेगी कि इस पागल व्यक्ति के लिए आप कोई कानून बनाओ। संसद क्या करेगी? यहाँ पे कानून बना देगी। अब संसद अपने हिसाब से कानून बना देगी कुछ भी। अब मान लो कि पागल है, तो संसद ने कानून बनाया कि इस पागल को फांसी दे दो, अब ये जीने के लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन यही समझना इस चीज को, न्यायपालिका ने संसद को कहा कि आप इसके लिए कानून बना दो। संसद ने कानून बना दिया। क्या? संसद मतलब कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कानून बना दिया। कानून क्या बनाया? कानून ये बनाया कि इन पागलों को फांसी दे दो वरना ये तो दूसरों को मार देंगे, तो इनको फांसी का प्रावधान कर दिया। किसने किया? इस उचित फैसले के द्वारा न्यायपालिका ने संसद को कहा, संसद ने कानून बना के इसको फांसी का प्रावधान कर दिया इस पागल के लिए, ठीक है, तो किसी को मार देगा। समझना यहाँ पे चीज को। समाज से डॉक्टर भी आते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर इसमें कहीं हिस्सा नहीं है इनका राज्य में, ये समाज समाज का हिस्सा है डॉक्टर। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट हो गए, उनके समाज अलग, अर्थशास्त्री मतलब समाज अलग, राजनीति जो लोग होते हैं ना राजनीतिक, वो उनका उनका अलग, किसान वर्ग उनका समाज अलग, फिर जातियों का समाज अलग। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का समाज अलग है। इन डॉक्टरों को लगा कि ये गलत है कि आप एक व्यक्ति को सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण फांसी दे रहे हो, तो ये चीज गलत है। तो ये क्या करेंगे डॉक्टर? समाज में ये बात जाएगी, इस समाज के लोग, काफी सारे डॉक्टर मिलकर क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो न्यायपालिका को फिर से इस फैसले पर पुनः विचार करने का होगा और फिर फांसी की सजा को कम की जाएगी और कोई दूसरा प्रावधान लाया जाएगा। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है इसमें, ठीक है। तो अब इतना हो गया, तो आप कोशिश करो लिखने की, आसान समझने की। एक बार फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले समाज, राज्य, संविधान, अपने हिसाब से कोशिश करो, देखो सेट करो, अगर समझ में आया होगा तो, नहीं आया तो कमेंट करना यहाँ पे। ठीक है, देखो कोशिश करना लिखने की, समझने की। बाकी ये गाइड होनी चाहिए आपके पास, राज्य सिद्धांत, उसमें राज्य का होना चाहिए
उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। समाज, राज्य और संविधान। अब यहाँ पे नहीं आया होगा ना समझ में डॉक्टर को लेकर। देखो, क्षेत्र होते हैं ना समाज, मतलब कि डॉक्टर हो गए, काफ़ी सारे डॉक्टर। अभी एक कानून बना था डॉक्टरों के लिए, जिसमें क्या किया गया था कि हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए। वो काफ़ी सारे कानून बना दिए थे ना। 25 लाख का बीमा करवा दिया था राजस्थान में। तो फिर काफ़ी सारे डॉक्टर आंदोलन के लिए आगे निकल गए थे ना। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है, इसलिए सामने आए। फिर वो फैसला न्यायपालिका में गया होगा, फिर न्यायपालिका ने फैसला सुनाया होगा। क्या वो उस डॉक्टर के पक्ष में था, विपक्ष में था। जो राज्य ने कानून बनाया, फिर उस पर संज्ञान लिया गया होगा, कानून सही था या गलत था। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो एक बार इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। कोई कठिन नहीं है, बस समझने की बात है इसको। भाई कठिन कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट करना, ठीक है, वापस समझाएंगे। अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट है ना अपना, वो है कि राज्य के पास प्रभु सत्ता रहती है, ठीक है, जबकि समाज के पास नहीं रहती। समाज ने राज्य को बनाया है, और समाज ने कहा है कि राज्य ही वो है जिसको छुआ भी नहीं जा सकेगा। छुआ तो छोड़ो, आप इसका विरोध ही नहीं कर पाओगे। आपको विरोध करना है तो आप सरकार का विरोध करो। आपको विरोध करना है किसी वर्ग का विरोध करो, ठीक है, लेकिन आप राज्य का विरोध नहीं कर सकते। और राज्य कौन है? सर्वोच्च शक्ति, संविधान। तो आज भी हमारे देश में एक बुक लिखी गई है ना, संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक बुक लिखी गई हमारे लिए। इसमें इसके बुक के अंदर काफ़ी सारे अनुच्छेद, काफ़ी सारे संशोधन, काफ़ी सारे कथन, काफ़ी सारी मतलब धारणाएं, ठीक है। तो काफ़ी सारे पहलू पर चर्चा की गई है। इस बुक के बारे में कहा गया इस बुक के बारे में कहा गया कि आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। आपको जाना है तो आप सरकार के खिलाफ जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? आपको सवाल पूछने हैं तो आप सरकार से पूछो ना, आपको कौन रोक रहा है? आपको सवाल पूछने हैं, खड़े करने, तो न्यायपालिका पे आप सवाल खड़ा करो ना। आपको प्रशासन पे आप सवाल खड़े करो, कौन नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप न्यायपालिका कोई फैसला सुनाती है, आप उसी फैसले को चुनौती दे दो, जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आप इसको गलत नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि यही तो आपको ये अधिकार दे रहा है। आप अगर इस पे सवाल खड़े कर दोगे तो फिर सरकार को क्या पूछोगे आप? न्यायपालिका को आप क्या पूछोगे? प्रशासन को आप क्या पूछोगे? ठीक है, तो एक काम करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, और मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो लिखना, वीडियो को रोक के। लाइन है हमारी, राज्य के पास प्रभुसत्ता रहती है जबकि समाज के पास नहीं रहती, और ये बनाओ, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लिखा होगा ना, प्रभुसत्ता कौन हो गया इसमें, मतलब सब प्रभुसत्ता मतलब देखो, संप्रभुता, प्रभुता, सर्वोच्च शक्ति। अब समझ में आया? सर्वोच्च शक्ति किसके पास? संविधान के पास। इसी के आधार पर हम इनका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो समाज के पास सर्वोच्च शक्ति नहीं है। सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? संविधान के पास है। अब समाज को हम सर्वोच्च शक्ति दे तो फिर मान लो समाज का कोई वर्ग अराजकता हो गया, अराजकवादी हो गया, तो फिर क्या करें उसको? कैसे रोकेंगे फिर? वही कहेगा मेरे पास तो सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए हमने सिर्फ एक अंग के अंदर, और वो एक अंग कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर सारी शक्तियां डाल दी, जितनी डाल सकते थे ना उतनी डाल दी। उससे ज़्यादा हमने सोच लिया कि अब हम नहीं डाल सकते। अब हम लोगों के अधिकारों को सीमित करना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में अ, किसी को मार भी देते थे ना, पीट भी देते थे ना, वो जोरदार, तो भी सजा नहीं होती थी। गांव के लोग बैठ के समझ लेते थे। अगर केस मतलब कोर्ट में भी जाते थे ना, तो जज समझा देता था कि जो होना था हो गया, अब इस कोर्ट के चक्कर में मत पड़ो, और वापस भेज देते थे। मतलब ज़्यादा सजा नहीं होती थी। अ, अच्छे से समझा दिया जाता है चीज़ों को। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब छोटी सी गलती पे भी सजाएं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग इतने अराजकवादी हो गए, इसलिए कानून कठोर हो रहा है। आप जब कानून को तोड़ोगे ना, तो उसके लिए नया कानून बनेगा, और जब नया कानून बनेगा तो वो कानून कठोर हो जाएगा। तो नए कानून बनते जा रहे हैं,
कानून कठोर होते जा रहे हैं, इसीलिए तो पुलिस के हाथ में ताकत आती जा रही है। कभी सुना होगा आपने पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट काफी शानदार टॉपिक है ये पुलिस स्टेट, अगर इसको पढ़ेंगे ना आप, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। ये चीज अब हम भारत इसकी ओर बढ़ता जा रहा है, अग्रसर है किसकी ओर, पुलिस स्टेट की ओर। क्यों? क्योंकि हमने कानून कितने बना दिए, देखो ना आप, हर एक चीज पे कानून, हर एक चीज पे कानून। आज बैंक वाला हमें लूट रहा है, सबको पता है कि हमें लूट रहा है। हम खाते के अंदर पैसे नहीं रखते ना, पैसे काटता है। पहले व्यवस्था कहाँ थी? पहले आपने देखा होगा आपके खाते में 50 रुपए भी है ना, और अगर 1 साल तक वो पैसे रह गए खाते में, कम से कम 10 रुपए आपके ब्याज आ जाते थे। बैंक आपको देता था उल्टा, ठीक है। आज आप 3,000 रुपये बैंक में मत रखो, आप 1 साल बाद देखोगे आपके माइनस में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो बैंक के हाथ में ताकत कहाँ से आ रही है? वो ताकत इसी चीज से तो आ रही है ना, कि हमने कानूनी इतने तोड़ने शुरू कर दिए कि उनको मौका मिल रहा है, किनको, सरकार को, इसको, कि वो कानून का निर्माण करे। वो कानून का निर्माण किसके आधार पर कर रही है? इसके आधार पर। आधार कौन सा है? उचित फैसला, उचित फैसला। समझे ना चीज को? तो संविधान कहता है कि सरकार हमेशा ऐसा कानून बना पाएगी जो लोगों के हित में हो। अब किसी ने कानून तोड़ा, अब मान लो किसी ने बैंक से पैसे लेके फरार हो गया, सरकार ने कानून बना दिया कि अब जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी, उसके साथ ये किया जाएगा। जो भागने वाला था वो लेके भागा 1,000 करोड़, जो भागने वाला था वो लेके भागा 1,000 करोड़। सरकार ने कानून बनाया, वो बनाया सभी के लिए। अब मान लो कि 1,000 करोड़ रुपए जो लेके भगाना उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 100-200 रुपए का भी जो घपला गरीब ने कर दिया होगा ना, बैंक चुकाने में लेट कर दिया होगा, वो कठोर कानून उसी में भी लागू हो जाएगा। समझो ना चीज को। 5,000 रुपये बैंक से उधार लिए, पहले व्यवस्था थी कि आप चुका देना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी बैंक संभाल लेगा चीज़ों को। लेकिन वो व्यक्ति 1,000 करोड़ रुपये लेकर भगता है, उसके बाद कानून बनता है कि उसी दिन के बाद अगर एक दिन भी लेट होता है बैंक को देने में तो इतना ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ब्याज इस पे भी स्टार्ट हो गया। अब ये व्यक्ति 5,000 रुपये का अगर नहीं चुका पाया, नहीं है इसके पास, और फिर 1 साल बाद चुकाता है तो लगभग 5 के 10 करके देने पड़ेंगे। लेकिन पहले जो व्यवस्था थी उसमें उतने ही देने पड़ते, 5,000 ही। लेकिन कहीं ना कहीं कानून तोड़ रहे हैं हम लोग, इसी का नतीजा है कि हमारे ऊपर कठोर कानून लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये उचित फैसले के द्वारा हो रहा है कि जब भी कोई कानून टूटे तो सरकार को अधिकार होगा कि वो ऐसा कानून बनाए, और उसकी जो समीक्षा करेगा वो कौन करेगा? न्यायपालिका। अब 1,000 करोड़ रुपए लेके भगा व्यक्ति, तो वो भी तो किसी गरीबों के थे ना, उसके तो नहीं थे। उन तो बैंक से लोन लिया और फिर भगा, तो कहीं ना कहीं गरीबों के पैसे लोन लिए ना। तो न्यायपालिका कहेगा कि कानून सही है, वो उसके लिए जो कठोर कानून बनाया ना उसके लिए सही है, लेकिन उसमें फिर सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सी चीजें होती है। अब देखते हैं आगे। राज्य मनुष्य के राजनीतिक पहलू से संबंधित है, जबकि समाज नैतिक पहलू से। समाज किसे? नैतिक पहलू से, ठीक है। ये तो आज आगे होगा समझ में। राजनीतिक और नैतिक पहलू, नैतिक अपना अधिकार, सामाजिक, नैतिक अधिकार तो समाज ही होती है, बोलने का, चलने का, फिरने का, समाज में रहने का, तो वो अधिकार सामाजिक अधिकार ही है हमारे, ठीक है। राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक, जबकि समाज के लिए नहीं। यहाँ पे भी दोनों चीजें। अब क्षेत्र आवश्यक भी है राज्य के लिए और नहीं भी है, ठीक है। समाज के लिए भी आवश्यक है, नहीं भी रहे, समाज तो कहीं भी रह सकती है ना, ठीक है। तो चीजें हैं, ये हो गए राज्य और समाज में अंतर। अब हमें देखना है कि राज्य का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। अब मिटा रहा हूं मैं। अब बताओ आप, राज्य का विकास कैसे हुआ होगा? देखो वही हुआ है, आदि मानव आए, आग लगाई, रोटियां वोटियां बनाई, ठीक है, मांस वास पकाया और शिकार गए, फिर खेती करना शुरू किया, कबीले बने, लोग समूह में रहने लगे, फिर बड़े कबीले बने, खेती करने लगे, खेती से फिर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, टोकरियाँ बनाने लगे, ठीक है, औजार बनाने लगे, औजार के माध्यम से ताकतवर होने लगे, ताकतवर होने के बाद किसी व्यक्ति को अपना नेता चुनने लगे, उस व्यक्ति ने कुछ अधिकार बनाए, उन अधिकारों के माध्यम से फिर छोटे छोटे गांव बनने लगे, गांवों से फिर छोटे छोटे नगर बनने लगे,
नगर के माध्यम से व्यापार होने लगा, तो ऐसी बस्तियां बनने लगी जिन बस्तियों में जो व्यापार करने का सामान रखा गया वो रखा जाता था। उन बस्तियों के बाद बाउंड्री बनाई गई, मतलब सीमाएं बनाई गई कि ये सीमा हमारी होगी, वो सीमाएं तुम्हारी होगी। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, ठीक है, वो चीज़ें बनती रही। अब मैं इसमें जो लिखा वो बता देता हूँ। सबसे पहले कबीला राज्य लिख रखा है, उसके बाद प्रारंभिक राज्य लिख रखा है। प्रारंभ में बस्तियां बहुत छोटी छोटी थी, तत्पश्चात अपेक्षाकृत विशाल राज्यों में परिवर्तित हो गई। यूनान की बात कर रहे हैं इसमें, ग्रीक राज्य की, नगर राज्य किस तरह था हमने शुरुआत में देख लिया था। रोम का सार्वभौम साम्राज्य की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य था, हमें वो डिटेल में नहीं जाना है उसमें। सामंतवादी पद्धति वही थी, सामंत होते थे, किसान और अंग्रेजों के बीच की जो कड़ी थी, भारत के अंदर बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में सामंतवादी व्यवस्था थी। जापान में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी, भारत में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी, यूरोप में भी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी किसानों की, ठीक है। कर्जा वसूलते थे, खेती कर रहे हैं लोग, बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, लेकिन सामंत था जिसको कर्जा वसूलना ही था, ठीक है। कर्जा क्या, टैक्स वसूलना था, टैक्स नहीं देते तो फिर कर्जदार बना देते, कर्जदार बना देते तो फिर क्या होता है कि जमीन हड़प लेते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ चल रही थी। राष्ट्रीय राज की बात करें तो वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रीय राज है, इसमें देखना दो लाइनें है। सामंत पद्धति के ह्रास के बाद जो शक्तिशाली राज्य यूरोप में कायम हुए उनका स्वरूप एक राष्ट्रीय राज था, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था। दांते जर्मनों को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्रीय संघ की भूमिका का विचारक माना जाता था, दांते जर्मनी को, ठीक है। ये सारी चीजें हमने शुरुआत में पढ़ ली, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। राज्य के विकास क्रम की विशेषताएं, विकास क्रम किस प्रकार हो राज्य का, उसको देख लेते हैं हम। एक है प्रोफेसर गेटेल के अनुसार, प्रोफेसर गेटेल देखना, राज्य का विकास सरलता से जटिल की ओर हुआ है। अब देखो कैसे, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, ये भारत, ये भी भारत, ये भी भारत। शुरुआत में भारत में 10 लोग थे, ठीक है। बाद में भारत में 10,000 हो गए, और बाद में 10 लाख हो गए। लिखना है यहाँ पे, 10,000, 10 लाख। यहाँ पे सभी व्यक्तियों को खाना आराम से पहुंच जाएगा, कोई तकलीफ होगी तो आराम से उनका निदान हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी, समझाने की आवश्यकता है क्या, समझ में आ गया होगा चीजें। जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जाएगी, सरलता से जटिलता की ओर समस्याएं आती जाएगी, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज ने कही कि प्रारंभ में राज्यों की जनसंख्या कम थी, क्षेत्र छोटा था, वही चीज हमने अभी देखी। तीसरा पॉइंट, राज्य के विकास के साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास भी होता है। सबको खाना मिल रहा है, सब मस्त है, खुश हैं, इनको क्या सोचना है, खेती करो, मस्त रहो। ये आधों को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे ना उनको खाना क्यों नहीं मिल रहा, उनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, राज्य नहीं दे रहा खाना, क्यों नहीं दे रहा है। तो यही सामाजिक चेतना है। यहाँ पे तो स्थिति बदतर, 10 लाख लोग, एक राजा, आधे से ज्यादा लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, राजा मौज कर रहा है। कितने लोग उठेंगे, बहादुर लोग, राजा को डराएंगे, कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको खाना नहीं दे रहे हो आप, मर रहे हैं लोग भूख से, आप यहाँ पेश कर रहे हो। तो ये सामाजिक चेतना का भाव। तो निरंतर चेतना बढ़ेगी, निरंतर जटिलता बढ़ेगी, ठीक है, निरंतर जनसंख्या बढ़ेगी। लिख देता हूं मैं, जनसंख्या, चेतना, तर्क, सामाजिकता, और यहाँ पे जनसंख्या, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। हो सकता है जीत जाए राज्य, फिर क्षेत्रफल बढ़े, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि सब जगह हार भी जाते हैं। तो कभी जीत भी जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। हारने वाले वहां भी जनसंख्या बढ़ती है, जीतने वाले के वहां पे बढ़ती है, स्थिर रहने वाले के वहां पे बढ़ती है, ठीक है। एक तो जनसंख्या देखा हमने, एक ही देखा, एक और क्या देखा था, इसमें क्या है, जटिलता, जटिलता बढ़ती है, ठीक है, जटिलता। तीनों चीज समझ में आएगी नहीं आए, देखो कितनी आसान चीज समझा दी मैंने। ये इसका नाम था प्रोफेसर केटेल। अब इसकी डेफिनेशन 6 लाइनों में दे रखी है, मतलब कि 6 लाइनें पढ़नी पड़ेगी। अब लिखना कुछ नहीं है, ये बना लो आप। तो इसके अनुसार जनसंख्या बढ़ेगी,
चेतना तक समाज बढ़ेगी, सरलता से जटिलता बढ़ेगी। ठीक है, आसान हो जाएगी चीज। फिर आगे देखते हैं, एक बार बना लो। ठीक है, बना लिया होगा। अब देखना, ये तो हो गया गेटेल के अनुसार। एक है राज्य की भारतीय दृष्टिकोण, देखना हमें भारत का। तो कुछ नहीं, देखो एक मनुस्मृति है, एक बुक, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्वामी कहा है किसको? राजा को। ठीक है, स्वामी कहा है राजा को मनुस्मृति में। क्यों कहा है? क्योंकि भगवान का अवतार बता दिया। स्वामी मतलब भगवान ही तो होता है ना, अपने प्रजा की मतलब कि स्वामी है वो। आप समझ गए ना स्वामी क्या है जो? ठीक है, प्रजा का स्वामी, ये बताया है किसमें? मनुस्मृति में। अब यहाँ पे एक चीज है कि राजा ही राज्य है। ठीक है, राज्य है। हमारे देश में संविधान सबसे बड़ा है, समाज अलग है, सरकार अलग है। अगर प्रधानमंत्री को राजा कहे तो वो राजा अलग है, संविधान अलग है। यहाँ पे राजा ही है। उसके बाद आती है शुक्र नीति। शुक्र नीति और शांति पर्व, ठीक है, दोनों है। उसमें इस स्वामी की जगह पे राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो समझना किसमें? एक तो शांति शुक्र नीति बुक ही है, देखो ये भी शुक्र नीति और शांति पर्व, इन दोनों में स्वामी की जगह राजा का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि स्वामी राजा से बड़ा होता है। ठीक है, स्वामी देखो, स्वामी शब्द से पता चल रहा है स्वामी, और राजा सिर्फ प्रजा की रक्षा करने वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के बाद लिखी गई शुक्र नीति और शांति पर्व में राजा की शक्तियां घट रही थी। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लिखी गई थी लगभग 300 से 500 बीसी के अंदर। ठीक है, ये दोनों। और ये लिखी गई थी 200 बीसी के, 200 से 200 बीसी के, 200 ईस्वी, 200 बीसी से 200 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब कि ईसा पूर्व से ईसी तक। कौन? मनुस्मृति। ये लिखी गई थी 200 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य। ठीक है, 300 से 500 ईस्वी के मध्य, समझ गए ना? 300 से 500 ईस्वी, ये 200 ईसा पूर्व से 200 बीसी ईस्वी तक। ठीक है, ये किताब है। तो इसको स्वामी की बात राजा, तो कहीं ना कहीं शक्तियां घट रही थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। लिखा है इसमें, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब जो मैं बोलूँ ना, उन चीजों को लिख लेना, फिर राज्य का जो भारतीय दृष्टिकोण है वो खत्म हो जाएगा। राज्य का स्वरूप, प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के सात्विक स्वरूप का वर्णन किया है और राज्य के 7 घटक माने हैं। सात्विक स्वरूप का वर्णन किया है और राज्य के 7 घटक माने हैं। किसने? प्राचीन भारतीय विचारकों ने। ठीक है, सात्विक स्वरूप का पहला है स्वामी। स्वामी, मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। शुक्र नीति तथा शांति पर्व में स्वामी के स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्री, कौटिल्य ने मंत्री के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और अमात्य का मतलब होता है सलाहकार। सलाहकार मतलब कि मंत्रियों को भी कौटिल्य ने कहीं कहीं राजा माना है, ये समझ लो आप। तो पुर, पुर जो होता है ना, इस क्षेत्र में मतलब राजधानी को कहा जाता था पुर। अभी जैसे नागपुर में पुर लगाते हैं ना, वो। उसके बाद जनपद, निश्चित भू भौगोलिक सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उस पर विश्वास करने वाली जनता को राष्ट्रीय संज्ञा दी गई है। कोश, वही। ठीक है, कोश तो आप खुद ही समझते हो, कमेंट करना कोश क्या होता है। दंड, दंड या सेना पर राज्य की सुरक्षा का दायित्व होता है। ठीक है, दंड मतलब इसने खुद ही डेफिनेशन बता दिया, दंड यानी सेना। और मित्र, वही। राज्य का कार्य क्षेत्र होता है प्रजा का रक्षा और प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। मनु के अनुसार लिखा है कि प्रजा रक्षण का कार्य करने वाले राजा के सुखों में वृद्धि होती है तथा उपेक्षा करने पर राजा दुखी होता है एवं राजा का नाश होता है। यह मनुस्मृति में लिख रखा है। अर्थव्यवस्था का नियमन करना, ठीक है, पैसे का मतलब किस तरह किसको कितना देना है, कितना हिसाब करना है, वो सारी चीजें हिसाब करना है। देखो, राज्य में अर्थव्यवस्था मतलब किस प्रकार चलानी है, वो है, उधार नहीं देने हैं किसी को। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह नियमन करना, ठीक है, समाज का। न्याय की व्यवस्था करनी, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह करना, अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन
कृषि व व्यापार की व्यवस्था और परराष्ट्रीय संबंधों का निर्माण। राज्य की अवधारणा उत्पत्ति को लेकर ये बात हो गई। नेक्स्ट क्लास में राज्य का उत्तरवादी दृष्टिकोण काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी शानदार है, पढ़ने में मज़ा आएगा। आज की क्लास कैसी लगी बताना। नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी इसकी और काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ। ठीक है, आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।